ह्यूमन ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हर अगले दिन कोई ना कोई नई रिसर्च पब्लिश होती है जो हमारी साइकी और बिहेवियर के बारे में कुछ नया फैक्ट बताती है। और हम आज ऐसे ही 11 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप अपने बारे में कुछ नई चीज़ें सीख चुके होंगे। नंबर 11, आप जिस तरह से दुनिया को देखते हो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मूवीज़ या टीवी शोज़ देखते हो। रिसर्च बताती है कि जो लोग क्राइम, इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव वाले टीवी शोज़ या इवन ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, वो लोग दुनिया में होने वाले सीरियस क्राइम को ओवर एस्टिमेट करते हैं। और इस तरह के शोज़ उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि दुनिया एक काफ़ी डरावनी जगह है और वो उसमें एक विक्टिम है। जबकि जो लोग ज़्यादा कॉमेडी या फैंटेसी पर बेस्ड शोज़ और मूवीज़ देखते हैं वो दुनिया को ज़्यादा पॉजिटिवली देखते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट इस बात को कंफर्म करता है कि जो कुछ भी मीडिया हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं वो हमारे वर्ल्ड व्यू को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करने की ताकत रखता है। नंबर 10, हमारी सोच और हमारे दिमाग की चीज़ों को समझने की एबिलिटी हमारे कल्चर पर डिपेंड करती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड निस्बिट ने अपनी बुक द जियोग्राफी ऑफ थॉट में बताया है कि किस तरह से एशियन कंट्रीज़ के लोगों के मेंटल प्रोसेसेस अलग होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों से। यानी दोनों कल्चर्स की फिलॉसफीज़, सोशल स्ट्रक्चर्स, रिलीजन और एजुकेशनल सिस्टम्स काफ़ी अलग हैं, जस्ट बिकॉज दोनों जगहों पर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। इसी वजह से एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया, जापान, कोरिया या चाइना के लोगों की थिंकिंग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अप्रोच ज़्यादा होलिस्टिक होती है और वो अनरिलेटेड दिखने वाली चीज़ों में भी छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ पाते हैं। जबकि वेस्टर्नर्स की थिंकिंग ज़्यादा एनालिटिकल होती है और वो हर ऑब्जेक्ट को बाकी चीज़ों से अनरिलेटेड और सेपरेट मानते हैं। ऑथर ने बुक में एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि कैसे अगर आप वेस्टर्न लोगों को एक फ़ोटो दिखाओ तो चांसेस हैं कि वो उस फोटो में मेन ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जबकि एशियन कल्चर में बड़े हुए लोग फोटो के बैकग्राउंड और उसके कंटेक्स्ट पर फोकस करेंगे कि उस फोटो का ओवरऑल मैसेज क्या है। नंबर 9, हम एक समय पर सिर्फ 150 लोगों के साथ ही क्लोज रिलेशन रख सकते हैं। ये फैक्ट एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से निकल कर आता है, जहाँ पर रिसर्चर्स हमेशा से ये जानना चाहते थे कि हर स्पीशीज के सोशल ग्रुप्स में जनरली कितने मेंबर्स होते हैं। और इसे पता करने के लिए रिसर्चर्स ने हर जानवर के दिमाग का साइज और उनके स्टेबल रिलेशनशिप्स के बीच का कनेक्शन ढूंढा और तब पता लगा कि हमारे एंसेस्टर्स के सोशल ग्रुप्स हमेशा छोटे और उनके आपस में रिलेशनशिप्स टाइट रहते थे। सब लोग एक दूसरे को जानते थे और ग्रुप का सर्वाइवल बढ़ाने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे। और ये ग्रुप बहुत लंबे टाइम तक 100 या 150 मेंबर्स के ऊपर कभी गया ही नहीं। यही रीज़न है कि क्यों हम भी अभी तक लिमिटेड लोगों के साथ क्लोज कनेक्शंस बनाने के लिए ही वायर्ड हैं। नंबर 8, यूजुअली हमें ये लगता है कि हम डिसीजंस काफ़ी सोच समझ के और लॉजिकली लेते हैं, पर साइकोलॉजी बताती है कि हम अपने ज़्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियसली लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि वो फ़ोन आपकी हर नीड को पूरा कर सके, उसका प्राइस आपके बजट के अंदर ही आए और उसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी रिलायबल हो। पर इन फैक्टर्स के पीछे भी आपकी कई अनकॉन्शियस बायसेस होती हैं जो आपको बोलती हैं कि आप वही प्रोडक्ट खरीदो जो आजकल ट्रेंड में है, या फिर अगर आप हमेशा से ये बोलते आए हो कि आपको छोटे फोन्स पसंद हैं तो आपका दिमाग आपको इसी स्टोरी के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए पुश करेगा। नंबर 7, जब भी हमें एक रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है या फिर जब हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, तब हमारा मन करता है कि हम सिर्फ वही रूल नहीं बल्कि बाकी रूल्स भी तोड़ें। साइकोलॉजिस्ट्स हमारे इस बिहेवियर को बोलते हैं रिएक्टेंस। ये हमें बताता है कि क्यों किसी पर भी गुस्सा करके और उन्हें फोर्स करके अपनी बात मनवाना कभी इफेक्टिव नहीं होता। हम दूसरों की बात सिर्फ तभी मानना प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि हम वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। नंबर 6, हम हर जिंदा
या लाइफलेस चीज में ह्यूमन फेसेस और फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार हमें बादलों में एक शक्ल या कोई जानवर देखने लग जाता है। जिन लोगों को इसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता वो ऐसे पैटर्न्स को चमत्कार मानते हैं, पर साइकोलॉजी में ये फिनोमिनन काफी वेल नोन है और साइंटिस्ट्स इसे बोलते हैं पेरेडोलिया। एवोल्यूशन की वजह से हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरनमेंट में दूसरे इंसान, जानवर या काम आने वाले औजार ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से इनसे मिलते जुलते पैटर्न्स भी हमारे दिमाग को ऐसे सिग्नल देते हैं जैसे हमें असली में कोई इंसान या जानवर दिखा हो। नंबर 5, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और पक्की मेमोरीज गलत हैं। अगर मैं आपसे आपके स्कूल का पहला दिन, आपकी फर्स्ट किस या किसी एक्सीडेंट के बारे में पूछूं, तो चांसेस हैं कि आप झट से उस मेमोरी के बारे में बता दोगे। पर रिसर्च के हिसाब से आपको इन मेमोरीज का ज़्यादातर हिस्सा इनएक्यूरेटली याद है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारी सबसे पक्की मेमोरीज को फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलते हैं, पर इवन इस तरह की मेमोरी भी एरर से भरी होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा काम होता है अपनी मेमोरी से ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालना जो फ्यूचर में काम आ सके, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर ये याद नहीं रहता कि आपके पास्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, बल्कि आपको ये याद रह जाता है कि आपने उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करा था। नंबर 4, जनरली हमें वो गाने सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हमने अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पर सुने थे। और ये इसलिए होता है क्योंकि गाने सुनते टाइम हमारा दिमाग डोपामीन और उसके जैसे ही अच्छा फील कराने वाले केमिकल्स रिलीज करता है, और 12 से 22 साल की उम्र के बीच हमारा डेवलपिंग ब्रेन इन केमिकल्स को और भी ज़्यादा मात्रा में पैदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। और तभी अपनी लाइफ के इस दौर में हम अपनी म्यूज़िकल मेमोरीज पर काफ़ी ध्यान देते हैं और सालों बाद भी उन्हीं पुराने गानों को पसंद करते हैं। नंबर 3, आप अपने आप को फूड, सेक्स या डेंजर पर अटेंशन पे करने से नहीं रोक सकते। हमारा ये बिहेवियर हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आता है और हमें जिंदा रखने के लिए वो हर समय अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ, इसके साथ सेक्स कर सकता हूँ, या क्या मुझे इससे कोई खतरा है। सर्वाइवल के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि खाने के बिना हम मर जाएंगे, सेक्स के बिना हम अपनी स्पीशीज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर हमारी जान खतरे में है तो पहले 2 क्वेश्चंस तो मैटर ही नहीं करते। नंबर 2, हमें दूसरों पर पैसे खर्च करने में ज़्यादा खुशी मिलती है बजाय अपने पर खर्च करने में। इवन दो हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अपनी पसंद की चीज़ें लेना और खुद को प्रायोरिटाइज करना ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का एक ज़रूरी हिस्सा है, पर साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि ये सच नहीं है, क्योंकि दूसरों पर खर्च करा पैसा हमें अपने बारे में अच्छा फील कराता है। हम ऐसे दूसरों के आगे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और काइंड दिखते हैं, और इसके साथ ही दूसरों की मदद करने से हमारे सोशल रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते हैं। और साइंस इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि हमारी लॉन्ग टर्म खुशी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अच्छे रिलेशनशिप्स ही होते हैं, ना कि पैसा या फिर उससे खरीदी हुई चीज़ें। नंबर 1, ब्रांड्स और लोगोज आपको अलग तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं जब आप दुखी या डरे हुए होते हो, क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं तब हम ज़्यादा इम्पल्सिव बन जाते हैं। हम नई और रिस्की चीज़ें ट्राई करने में कम हिचकिचाते हैं और पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। पर जब भी हम सैड फील कर रहे होते हैं तब हमें कुछ फेमिलियर चीज़ चाहिए होती है और हम नई तरह की चीज़ों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। ये चीज़ आइसक्रीम फ्लेवर से लेकर मूवीज़ तक कुछ भी हो सकती है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा ये बिहेवियर हमारे डोपामीन लेवल्स पर बेस्ड होता है। जब हमारे दिमाग में डोपामीन ज़्यादा होता है तब वो हमें ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड बना देता है, और तब हमें अननोन एनवायरनमेंट में जाने से कम डर लगता है। एक पार्टी के बारे में सोचो कि कैसे जब आप खुश होते हो आप ज़्यादा ड्रिंक करते हो और कुछ भी खा लेते हो, पर जब आपका डोपामीन कम हो जाता है, जैसे एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद, तब आप अपनी पुरानी हैबिट्स पर ही फोकस करते हो और अपने इन्हीं इमोशंस की वजह से शॉपिंग करते टाइम उन ब्रांड्स को खरीदते हो जिन्हें आप पहले से ही जानते हो।